हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स एंटरटेन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की चौथा एक्सरसाइज द्विघात समीकरण, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो कोऑर्डिनेट इक्वेशन। कोऑर्डिनेट इक्वेशन की हम बात करते हैं आज। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है या मानक रूप इसको क्या लिखते हैं? तो इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। यानी ये होती है जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप होता है, जहाँ x² या x क्या होता है यहाँ पर, जहाँ x होता है, जहाँ x चर पद होता है तथा a, b और c अचर होते हैं। और इसमें क्या होता है कि a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, यानी इसमें a का मान है जो शून्य नहीं होगा। अगर a का मान शून्य कर दिया जाए तो ये x² का पूरा पद भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जिससे हमारी द्विघात समीकरण है वो नहीं रहेगी, सिर्फ bx + c वो एक रेखिक समीकरण का रूप हो जाएगी। तो क्या होता है कि a है ना वो शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी ये जो पद है वो वास्तविक संख्या होगी, यानी a b c का मान क्या होगा, 0 1 2 3। a का मान 0 नहीं होगा, बाकी 1 2 3 4 अंत तक हो जाएगी, वही a b c का मान होगा। a b c का मान रियल नंबर होंगे या वास्तविक संख्याएं हो। a b c का मान क्या है, वास्तविक संख्याएं है। तो आगे हम देखते हैं, कुछ सूत्र भी है आपको कुछ सूत्र है वो आपको लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। a + b² का सूत्र अगर आप नहीं जानते हो तो यहाँ से देख लेना। a² + b² + 2ab इसका होता है, और a - b² का सूत्र होता है a² + b² फिर a - b और a + b का फॉर्मूला a² - b²। इसी तरह से 2-3 और फॉर्मूले हैं। a - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3a² b - 3 + 3ab²। a + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। ये इसका फॉर्मूला होता है। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab² + 3a² b - 3ab²। a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab² - 3a² b - 3ab²। ये इतने फॉर्मूले हैं। इतने फॉर्मूले तो अभी हमको काम आने वाले हैं, और ये 2 फॉर्मूले हैं जो आप याद रख सकते हो। ये 4 फॉर्मूले नॉर्मल है, सभी को याद होते हैं, बहुत आसानी से हैं, जो याद हो जाएगा। चलिए आगे हम है जो प्रश्नावली शुरुआत करते हैं 4.1 की। प्रश्नावली 4.1। पहला सवाल क्या कहता है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण की हमें जांच करनी है। द्विघात समीकरण की जांच करनी है।
ये क्वेश्चन है। और पहला अपना जो पॉइंट है वो क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। इसकी हमें जांच करनी है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखते हैं ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ये बराबर का चिन्ह है। तो x + 1 की होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ये आपने पहले सूत्र में देख लिया है। और अब हम इसको ओपन करते हैं, इस x + 1 की होल स्क्वायर को। तो a का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर हो गया। ये a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 + 2ab 2x और b का मान हो गया 1, तो 1 का गुणा 1 हो जाएगा। फिर 2 का गुणा x के साथ x और 2 का गुणा -3 के साथ क्या हो गया, -6। इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो ये आएगा 2 का गुणा x के साथ और 2 का गुणा -3 के साथ, तो -6 हो गया। फिर x स्क्वायर 2x को इधर लाएंगे +1 + 2x, इस 2x को इधर लाएंगे माइनस का 2x हो जाएगा। इस 6 को इधर लाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 6 और बराबर में क्या हो जाएगा फिर 0। x स्क्वायर +1 और ये कट हो जाएगा, 6 और 1 क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और 0। तो ये x स्क्वायर यानी इसकी x की उच्चतम घात कितनी है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ये अपना हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पॉइंट है x स्क्वायर -2x इक्वल -2 का गुणा करना है 3 - x के साथ। तो चलिए इसमें तो कोई सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे, इसमें सीधा हो जाएगा। तो x स्क्वायर -2x को इस तरफ रख लिया और फिर -2 का गुणा करेंगे 3 के साथ, तो क्या आएगा, -2 और 3 -6। फिर -2 का -x के साथ जब हम करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, सेम चिन्ह हमेशा पॉजिटिव आता है। प्लस और प्लस, माइनस और माइनस प्लस, प्लस और प्लस भी प्लस होता है। -2 और -x के साथ करेंगे तो माइनस का प्लस का 2x। फिर हम उसको इधर लाएंगे x स्क्वायर -2x और ये माइनस का 6 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 और ये प्लस का 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल 0। एक्स स्क्वायर -2 और -2 क्या हो जाएगा, माइनस का 4x इक्वल 0। तो ये x की घात 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा अपना आंसर, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, x - 2 x + 1 और x - 1 का x + 3। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह लिख लेना है, x का गुणा करना है x + 1 के साथ, फिर -2 का गुणा करना है x + 1 के साथ, फिर x का गुणा करना है x + 3 के साथ, -1 का गुणा करना है x + 3 के साथ। अब हो गया ये सोल्व, एकदम आसान सा ये हल हो जाएगा। x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x का एक के साथ करेंगे x, -2 का x के साथ करेंगे -2x, -2 बराबर x स्क्वायर + 3x -x -3। फिर ये अब यहीं से आप काट सकते हो x स्क्वायर, या उस तरफ ले आओ इसको, x स्क्वायर + x -2x -2 -x स्क्वायर -3x + x और +3 0। चलिए दोस्तों हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, x - 2 x + 1 और x - 1 का x + 3। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस तरह लिख लेना है, x का गुणा करना है x + 1 के साथ,
फिर -2 का गुणा करना x प्लस 1 के साथ, फिर x का गुणा करना x प्लस 3 के साथ, -1 का गुणा करना है x प्लस 3 के साथ। अब हो गया ये सोल्व, एकदम आसान सा ये हल हो जाएगा। x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x का एक के साथ करेंगे x, -2 का x के साथ करेंगे -2x, -2 बराबर x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3। फिर ये अब यहीं से आप काट सकते हो एक्स स्क्वायर, या उस तरफ ले आओ इसको, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x और प्लस 3 0। जब हम इसको और सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा, फिर माइनस का 2x और x और x ये प्लस और ये कट जाएगा माइनस का 2x के से। अब बचा माइनस का 3x और प्लस का 1 इक्वल 0। तो ये क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा द्विघात समीकरण नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या कहता है, x माइनस 3 का करना है 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई, और x का करना है x प्लस 5 के साथ। ये बहुत आसान है, आप इसको थोड़ा सा समझिए, फिर बहुत आसान है ये करने में। इस x का गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, x का गुणा करना है पूरे ब्रैकेट के साथ, ये कर दिया x का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ। फिर इस -3 का गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ प्लस 1। फिर ये तो इस x का गुणा करना है इस पूरे ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, ये बहुत आसान है। अब x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, और x का x 1 के साथ करेंगे x हो जाएगा माइनस का 6x प्लस माइनस का 3 इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब हम इस तरफ चलते हैं, तो ये अपना था जो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इक्वल था x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर प्लस 5x था। ये था, उधर हमने मल्टीप्लाई किया तब ये आया था। तो एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x को लाते हैं इधर, तो इधर लाते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल 0। ये प्लस का था सारा, एक्स स्क्वायर प्लस का था, ये 5x भी प्लस था, इधर है सारा माइनस का हो गया। 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर, x और 5x और 6x कितने होगी 11x, 11x में से 1x गया, क्या बचा माइनस के 10x, क्योंकि माइनस के बड़े थे यहाँ पर। माइनस का 6x माइनस के 5x कितना, माइनस की 11x, माइनस की 11x और प्लस का x तो माइनस का 10x, फिर माइनस का 3 तो ये माइनस का 3 इक्वल 0। तो ये आप बता सकते हो ये द्विघात समीकरण है। क्यों नहीं बता सकते, यहाँ एक्स स्क्वायर आया है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं आता तो ये द्विघात समीकरण नहीं होती। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है तो ये द्विघात समीकरण होगी। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ एक्स स्क्वायर से मतलब है, एक्स की घात से मतलब है, यानी इसकी घात अगर 2 हो तो वो द्विघात समीकरण होगी, और अगर 2 घात नहीं है तो नहीं होगा। तो इसका हम उत्तर लिख सकते हैं द्विघात समीकरण होगी। आपको कितनी समझ में आ रही है ये आप ज़रूर बताना। अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दो वीडियो को। चलिए आगे हम देखते हैं, 5वां क्वेश्चन आपसे हो जाएगा बहुत
इतना कठिन है नहीं। छठा क्वेश्चन भी हो जाएगा, उसमें सिर्फ x-2 की होल स्क्वायर में आपको सूत्र लगाना है, वो a-b की होल स्क्वायर वाला। फिर सातवां जो क्वेश्चन है वो हम करते हैं। सातवां क्वेश्चन वैसे है तो कठिन नहीं, लेकिन हम करते हैं x+2 का होल क्यूब। इसमें होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा, 2x का गुणा करना है x² - 1 के साथ। चलिए करते हैं, a+b की होल क्यूब वाला सूत्र लगाते हैं, फिर हम है जो उसको करेंगे। a+b की होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा x³ + 2 का 8, 2 के क्यूब 8 + 3 × 2 × x², a² 3a²b, तो ये 3a²b हो गया, प्लस 3x b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बराबर 2x³ - 2x। ये देखो 2x का गुणा करना है x² के साथ, तो 2x³ आ जाएगा। फिर 2x का -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। फिर x³ + 8 + 6x² + 2 का स्क्वायर 4, 4 का 3 के साथ करेंगे तो 12x बराबर 2x³ - 2x। उस 2x³ - 2x को लाते हैं इधर, तो ये हो जाएगा x³ + 8 + 6x² + 12x - 2x³ - 2x। ये जो फिर x³ माइनस के 2x³ इसमें से घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x³, फिर प्लस का 6x², यानी घटते क्रम में हम लिख रहे हैं x की घात को। फिर 12x में से 2x के 10x, फिर 8 और 0। तो ये कितनी घात की होगी समीकरण, ये समीकरण होगी 3 घात की। तो ये द्विघात समीकरण तो है नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप बता सकते हो द्विघात समीकरण में x की उच्चतम घात क्या होती है, 2 होती है। तो यहाँ x की घात उच्चतम घात कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये त्रिघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। एक और कर लेते हैं हम, लास्ट है 8वां, वो और कर लेते हैं। 8वां सवाल वो है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ये फिर वो ये a-b की होल क्यूब वाला जो है फॉर्मूला आपको लगाना है। चलिए लिखते हैं इसको, x³ - 4x² - x + 1 = a-b की होल क्यूब वाला सूत्र लगाएंगे तो a³ - b³ -3a²b + 3ab², 2 का स्क्वायर, x³ - 4x² - x + 1, x³ -8, फिर 3 × 2 कितने हो गए 6x² प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का 3 के साथ करेंगे तो 12x। ठीक है, फिर ये x³ और x³ को इस पूरी टर्म को लाते हैं इधर, इसको पूरी लाते हैं इधर, x³ - 4x² - x + 1 -x³ - 8 प्लस 8 प्लस 6x² - 12x इक्वल क्या हो जाएगा फिर 0। x³ से x³ कट हो जाएगा,
6x² में से 4x² गए तो कितने बच गए? 2x²। 12x में से -12x और माइनस के x जोड़ेंगे तो माइनस के 13x। 8 और 1 9। ये आप बताओगे क्या है, द्विघात समीकरण है या नहीं है? तो आप बता सकते हो कि x की यहाँ पर उच्चतम घात क्या है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण होगी, द्विघात समीकरण है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला पॉइंट क्या है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है कि भूखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर, 528 वर्ग मीटर दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से के दुगने से एक अधिक है। चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी हमें चौड़ाई पता है। तो मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है? x मीटर है। तो चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या हो जाएगी? यहाँ ये सीधी लाइन लगाने का मतलब है माना आयताकार भूखंड की, यहाँ तक ये लाइन हो जाएगी। फिर लंबाई लिखनी है। लंबाई क्या दे रही है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इस तरह से चौड़ाई और लंबाई हमें दी हुई है प्रश्न में। अब हमें है जो इसकी क्षेत्रफल हमें दिया और हमें अब द्विघात समीकरण का रूप बनाना है इसका। तो क्षेत्रफल हमें पता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। एल का लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। फिर लंबाई इंटू चौड़ाई दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल क्या दिया हमें? 528। लंबाई क्या है? x और चौड़ाई क्या है? 2x + 1। तो x का करेंगे 2x के साथ तो क्या हो जाएगा? 2x² और फिर x का 1 के साथ करेंगे तो ये 1x और फिर 528, इसको इधर कर दिया। 2x² + x और इसको फिर इधर लाएंगे तो 528, ये माइनस का हो जाएगा और इक्वल में आ जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आप है जो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए आगे हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल, धनात्मक पूर्णांक हमें दिए हुए हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी जो है प्लस में जाएगा। तो मान लेते हैं हम, मानना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है? x है। यानी हमें पहला पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया x है। तो दूसरा क्या होगा? दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x। फिर इसके बाद क्या आएगा? x + 1 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? हमें क्रमागत 2 ही दिए हुए। अगर हमें यहाँ क्रमागत 3 दिए होते तो x + 1 x + 2, अगर 4 दिए हो तो x + 3 तक जाता। तो इस तरह से हमें दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है 306। यानी इन दोनों का गुणनफल मतलब गुणा करना। x और x + 1 का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 306 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? x का x² + x - 306, 306 को इधर ले माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर।
इतना सही आंसर। सबसे पहले पहला धनात्मक पूर्णांक हमें पता होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक होता है वो x, यानी हम दिया हुआ है तो इसमें x मानेंगे। फिर दूसरा हम सीधा जाएंगे, धनात्मक है तो प्लस में जाएंगे, और ऋणात्मक दिया हो तो x-1 x-2, इस तरह से हम चले जाते। x दिया हुआ है, धनात्मक पूर्णांक दिया तो हम x+1 जाएंगे। फिर इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है x और x+1 का गुणनफल हम करेंगे तो आएगा 306, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x² प्लस x माइनस 306। माइनस ले, प्लस का 306 था उधर, इधर ले तो माइनस का हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या कहता है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु, यानी उनकी आयु है जो वर्षों में दी हुई है हमें, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। उनकी आयु का गुणनफल है जो अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अगर जो हमें चीज़ ज्ञात करनी है उसको हम मान लेते हैं। तो माना रोहन की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, वर्तमान आयु क्या है, x है, x वर्ष है, x वर्ष है। उसकी माँ क्या है, रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, जो हमें क्वेश्चन की शुरुआत में दिया हुआ है। रोहन की माँ उससे क्या है, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की मदर की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की मदर की आयु हो जाएगी x+26 वर्ष, x+26 वर्ष। यानी ये वर्तमान आयु है इनकी। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, उससे 26 वर्ष बड़ी, यानी x से 26 ऐड करना है, x से 26 अधिक है तो ये 26 वर्ष हो गया। फिर इनका 3 वर्ष पश्चात देखते हैं इनकी आयु क्या होती है। 3 वर्ष पश्चात आयु क्या हो जाती है रोहन की होती है x+3। अभी x है, 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x+3, यानी 3 जुड़ेंगे इसमें। अगर आज उम्र 10वां साल है तो आगे आने वाले 3 सालों में 13 साल हो जाएगी। अगर आज 15 साल है तो आने वाले 3 साल में बाद आपकी उम्र 18 साल हो जाएगी। इसी तरह से अभी रोहन की 1 साल है तो 3 साल बाद इसकी उम्र x+3 हो जाएगी। अगर इसकी 3 साल बढ़ेगी तो इसकी माँ की तो 3 साल बढ़ेगी, तो उसकी माँ की क्या हो जाएगी, 3 वर्ष पश्चात है उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, अभी 26 है तो 26 में 3 और x+26, फिर 3 साल बाद, तो ये क्या हो जाएगी x+29 साल। यानी ये भी 3 साल बाद इसका आयु का जो आया है, 3 साल बाद रोहन की आयु ये हो जाएगी और रोहन की माँ की आयु ये हो जाएगी। वर्तमान आयु हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, ये थी रोहन की, ये थी, और रोहन की माँ की ये थी। फिर दिया हुआ है कि 3 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल, 3 साल बाद आयु रोहन की ये थी और रोहन की माँ की ये थी, इनका गुणनफल जो हमें दिया हुआ 360 दिया हुआ है, यानी इनका जो गुणा करेंगे वो आएगा 360। फिर इसका गुणा करते हैं, x का गुणा करेंगे x+29 के साथ, प्लस 3 का गुणा करेंगे x+29 के साथ, 360 आएगा। तो देखते हैं क्या आता है। x का x के साथ करेंगे x² प्लस 29 का x के साथ करेंगे 29x प्लस 3x प्लस 29 दिए कितने हो जाएंगे, 9 दिए 7, 3 2 6 और 2 8, प्लस का 87, 360। x² प्लस 29 और 3 हो गए 32x, और प्लस 87 माइनस 360 इक्वल 0। फिर x² प्लस 32x, 360 में से 87 जब चले जाएंगे तो कितने रहेंगे, ये 360 में से 87 चले जाएंगे 3, और फिर रहेंगे इधर
5 7 2, ये हो जाएगा 273 माइनस के 273 इक्वल 0। और ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। पूरा आंसर देख लीजिए आप, ये पूरा आंसर है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर चलते हैं चौथा और इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी दी हुई है, उसकी एक रेलगाड़ी की चाल हमें दी हुई है। क्या चाल दी हुई है? 480 किलोमीटर पर आवर की 480 किलोमीटर दिया हुआ है हमें। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी चाल क्या समान है? यदि इसकी चाल है जो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लगी। तो रेलगाड़ी की हमें चाल ज्ञात करनी है। जो हमें रेलगाड़ी की चाल यानी द्विघात समीकरण का कुल मिला के हमें द्विघात समीकरण बनानी है। इस जो हमें दो दिया हुआ पजल उसका हमें द्विघात समीकरण बनानी है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमें दिया हुआ है कि हमें ज्ञात क्या करना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो अभी हमें क्या करना है, रेलगाड़ी की चाल को मान लेना है। तो मानना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या दे रखी है, मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर है। और दूरी कितनी दे रखी है हमें, दूरी दे रखी है 480 किलोमीटर। तो दूरी और चाल समय में क्या संबंध होती है? समय दूरी चाल में क्या संबंध होती है? समय बराबर दूरी बटा चाल। ये थोड़ा सा सूत्र है, आपको ध्यान में रखना है। समय ज्ञात करना हो तो दूरी बटा चाल, जब चाल ज्ञात करनी है तो दूरी बटा समय, जब दूरी ज्ञात करनी है तो समय गुणा चाल। इस तरह से हम ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। समय दूरी और चाल में संबंध होता है, जो रिलेशन होता है वो ये होता है। अब हमें प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हमें दिया हुआ है कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यानी दूरी कितनी दे रखी है हमें, 480 किलोमीटर, और चाल क्या है हमारी, x किलोमीटर पर आवर। यदि इसकी चाल, यानी ये तो प्रश्न अनुसार हमें दिया हुआ है, यदि इसकी चाल है जो 480 किलोमीटर में यानी 8 किलोमीटर कम, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, यानी x में से 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो उसी दूरी को तय करने में वो क्या है, ये दूरी है, ये इसकी चाल है, उसको उसमें कितने घंटे और लगा देगी, 3 और लगा देगी, 3 घंटे और लगा देगी, अधिक लगा देगी। तो अब बताओ उसकी चाल क्या है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि रेलगाड़ी की चाल क्या थी, 480 बट्टा समय कितना ले रही थी, 480 बट्टा x। अगर इसकी चाल में x ये कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, स्पीड कम कर दी जाए, तो ये जो आप समय ले रही थी उसमें 3 घंटे एक्स्ट्रा लेगी। ये अभी समय है इसका, जब ये समान चाल से चल रही, इसमें घटाव बढ़ाव नहीं किया। और जब हम इसमें से कम कर दी जाए, इसकी चाल है जो 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो ये जो रियल टाइम में जो पहुंच रही थी उसमें 3 घंटे अधिक लेगी। तो देखते हैं 480 बट्टा x माइनस 8। ये एक बार आप है जो और समझ लीजिए कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है वो 480 बट्टा x, जो समय ले रही है वो ये ले रही है 480 बट्टा x। समय को हम लिखते हैं दूरी बट्टा चाल के रूप में, तो ये ले रही है समय। और अगर इसके समय में इसकी जो समय ले रही है उसमें 8 किलोमीटर पर आवर घंटे और कमी कर दी जाए पर आवर की, तो ये जो समय में पहुंच रही थी उसमें 3 घंटे और ले लेगी, ज़्यादा लेगी 3 घंटे।
तो 480 बट्टा 3x बट्टा x। फिर हम ये मैंने जो बट्टा वाला योग किया है 480 लघुत्तम x लिया, 480 प्लस 3x बट्टा x। फिर हम इसका तिरछा गुणा करते हैं 480 का x के साथ, x माइनस 8 का गुणा करते हैं 480 प्लस 3x के साथ। 480x बराबर ये क्या हो जाएगा 480 प्लस ये हो जाएगा 480x माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर, फिर माइनस 8 और माइनस ये हो जाएगा आपका 3840। और 480 का 8 के साथ जब हम गुणा करेंगे तो ये 3840 हो जाएगा। फिर माइनस 8 का प्लस 3x के साथ करेंगे तो माइनस के 24x। इस 480 को इस इधर काट सकते हैं, क्योंकि ये जब इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का आगे ये हो जाएगा माइनस का, और माइनस का और प्लस का आपस में कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। अभी 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल 0। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।